सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक लालसा की ओर। बच्चों, हमने इस यात्रा वृत्तांत विधा का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इस पाठ का सार भी हम लोगों ने पढ़ा। सार यानी पाठ का सारांश। हम लोगों ने पाठ के सारांश को भी समझा। तत्पश्चात अब प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों। पहला प्रश्न, देखिए, यदि हमें पाठ का सारांश पूर्ण रूप से समझ में आ गया है तो प्रश्न उत्तर में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो सबसे पहले पाठ को समझना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, और पाठ के सारांश को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात प्रश्नोत्तर पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी हो उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ठीक है बच्चों, प्रश्नों को अच्छी तरह समझिए। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। प्रश्न ये कहता है, जो टाणा थोंगला था, उसके पहले का जो आखिरी लास्ट यानी अंतिम जो गांव था, उस गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद, यानी टाणा थोंगला के पहले की बात की जा रही है कि भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। क्यों? उस समय लेखक के मित्र किस वेश में थे? भिखारी के, भिक्षुक यानी भिखारी या भिखमंगे के वेश में थे। तब भी उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि लेखक के साथ उनके परम मित्र सुमति थे और उस स्थान पर सुमति के जान पहचान वाले थे। यानी वहाँ सुमति के बहुत सारे यजमान भी थे और भी जान पहचान वाले थे, और उनके जान पहचान वाले हम जो थे, इसी कारण से लेखक को उस स्थान पर ठहरने के उचित स्थान मिला। ठीक है, क्यों मिला? क्योंकि लेखक के परम मित्र सुमति थे और उस क्षेत्र में, उस जगह सुमति के जान पहचान वाले बहुत सारे लोग थे। आगे उसी प्रश्न में ध्यान दीजिए, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ध्यान दीजिए, दूसरी यात्रा के समय जब वो दूसरी बार यात्रा करते हैं, ठीक है, तो उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। अर्थात दूसरी यात्रा में वहाँ ठहरने के लिए उनको एक उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, पहली यात्रा में लेखक को ठहरने को उचित स्थान मिला, सुमति के कारण, उनके जान पहचान वाले थे, इस कारण से मिल गया। दूसरी यात्रा में जब, ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ा सा, कि जब पहली यात्रा जब किए थे तो भिखारी या भिक्षुक के भांति थे। भिखारी या भिक्षुक या भिखमंगे के वेश में थे,
तब भी उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया था, जबकि मिलना नहीं चाहिए। भिक्षुक के भांति भिखारी हो सकता है चोर डकैत उचक्के हो, लेकिन नहीं, भिखारी के वेश में होने के बावजूद मिल गया था क्योंकि उनके मित्र सुमति थे। जबकि दूसरी यात्रा में भद्र पुरुष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है भद्र पुरुष। भद्र वेश यानी मतलब साधारण वेश, आम आदमी, ठीक है। साधारण वेश, भद्र वेश यानी साधारण वेश में भी उन्हें उचित स्थान इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनके उस समय उनके मित्र सुमति नहीं थे, ठीक है। फिर दोनों यात्राओं में 5 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष में उस समय का भी अंतर हो सकता है, वातावरण का भी अंतर पड़ सकता है। तो 5 वर्ष पहले कुछ स्थिति परिस्थिति कुछ दूसरी थी और 5 वर्ष बाद कुछ और। तो ध्यान दीजिए बच्चों, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को उचित स्थान मिला क्योंकि उनके परम मित्र सुमति थे और सुमति के जान पहचान वाले वहाँ बहुत सारे थे, ठीक है। इस कारण से उन्हें एक उचित स्थान ठहरने के लिए मिल गया। जबकि दूसरी यात्रा में लेखक के पास साथ सुमति नहीं थे और ना ही कोई जान पहचान वाला था। इस कारण से लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, बल्कि लेखक को एक टूटे फूटे झोपड़े में उनको रुकना पड़ा। चलिए, पहला प्रश्न का पूर्ण हुआ। दूसरे प्रश्न की ओर ध्यान देते बच्चों। दूसरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण, ध्यान दीजिएगा, उस समय की बात की जा रही है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, ठीक है। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण, ठीक है, सीधा अर्थ ये है कि वहाँ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, कोई पुलिस का प्रबंध नहीं था, ठीक है। और तिब्बत में, ठीक है, खासतौर पर डाणे थोंगला की बात की जा रही है, वहाँ पर लोग बंदूक पिस्तौल इस तरह लेकर घूमते हैं जैसे कि हमारे यहाँ लोग लाठी डंडा लेकर घूमा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ लोग बंदूक पिस्तौल लेकर घूमा करते थे, ठीक है। और इस कारण से यात्रियों को जान से मार देने का भय था, खून हो जाने का भय था, क्योंकि वहाँ डाणे थोंगला में डकैत भी रहते थे और जान से मार देना वहाँ बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी बात, ठीक है बच्चों। तो उस समय तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण यात्रियों को इस प्रकार का भय बना रहता था, उस है ना, यात्रियों को जान से मार देने का भय बना रहता था, लूटपाट का डर था, ठीक है, कि जो उनके यात्रियों के पास है वो वहाँ चोर डकैतों के द्वारा लूट लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों। समझ में आ गया ना। तो उस समय हथियार कानून न रहने के कारण, यानी कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं था, है ना, कि आप यहाँ कोई, ठीक है, हथियार लेकर नहीं घूम सकते हैं, कोई बंदूक पिस्तौल, ठीक है, इस तरह आप कुछ लेकर घूम नहीं सकते हैं, ऐसा कोई वहाँ प्रतिबंध नहीं था। वहाँ स्वतंत्र रूप से वहाँ पर बंदूकें पिस्तौल आदि जैसे भयानक हथियारों को लेकर के लोग घूमते थे, जैसे कि हमारे यहाँ स्वतंत्र रूप से लाठी डंडा लेकर लोग घूमते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए आगे। तीसरे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? क्या है तीसरा प्रश्न क्या है? लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? ठीक है बच्चों, लेखक पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया? आपको मालूम है
कि लेखक का जो घोड़ा है वही बहुत मंद गति से चल रहा था। मंद गति यानी बहुत धीमी चाल से चल रहा था, धीमी गति से चल रहा था, ठीक है। और लेखक उसे मारना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि उनका जो घोड़ा है वह ऊंची चढ़ाई चढ़ने के कारण थक गया है, तो लेखक उसे मारना पीटना भी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो लेखक का जो घोड़ा है वो धीमी गति यानी मंद गति से चलने के कारण, ठीक है, लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये भी है बच्चों कि लेखक जब रास्ते से जा ही रहे थे कि अचानक आगे दो रास्ते, एक दाएं एक बाएं, दोनों रास्ते कटे हुए थे। वहाँ आकर के सशंकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं किस रास्ते में चलना है और कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता है, ठीक है, उनके मंजिल का कौन सा रास्ता है जहाँ उन्हें जाना है। और इस तरह से उस रास्ते से वहीं से वो पिछड़ यानी गलत रास्ते में चले जाते हैं, ठीक है। और 1.5-2 मील जाने के बाद उन्हें किसी से पूछने पर पता चला कि वो गलत रास्ते में है, सही रास्ता तो दूसरी ओर है। फिर वहाँ पर लौटकर आने से वो सही रास्ता चलते हैं। इस कारण से रास्ते में भटक जाने के कारण भी उन्हें विलम्ब हो गया और अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। चलिए बच्चों, चौथे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न क्या है? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका। पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, विराम चिन्ह है, हमें रुकना है यहाँ पर। तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, ठीक है, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए कि कहाँ की बात की जा रही है? शेखर विहार, शेखर विहार की बात की जा रही है, शेखर नहीं, शेखर, ध्यान दीजिएगा, शेखर है ना। शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से लेखक ने रोका। ध्यान दीजिए बच्चों, जब शेखर विहार में सुमति, लेखक और साथी सभी लोग रुके हुए थे, उस समय लेखक के मित्र सुमति अपने यजमानों को गंडा बांटने जाने, उनके पास गंडा बांटने जाना चाहते थे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन लेखक ने उनको जाने से रोका, है ना। क्यों रोका? इसलिए रोका क्योंकि लेखक को लगा कि यदि सुमति गंडा बांटने जाएंगे, अपने यजमानों के पास जाएंगे तो हफ्ते भर लगा देंगे, यानी ज़्यादा समय लगा देंगे, ठीक है, और समय को पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ उस दौरान उनको जाने से रोका। बच्चों, गंडा शब्द की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि कपड़ा या धागे में जो गांठें, कपड़े या धागे में गांठ बांध दी जाती है ना, और उसमें बहुत मंत्र फूंक दिया जाता है या जाप कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसको, है ना, सुमति अपने यजमानों के पास ले जाकर के बांटते थे, ठीक है ना बच्चों। तो ये होता है गंडा, ठीक है। तो पहली बार लेखक ने सुमति को जाने से इसलिए रोका क्योंकि उन्हें लगा था कि लेखक की मित्र सुमति यदि अपने यजमानों के पास जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा देंगे, हफ्ते भर समय लगा देंगे। इस कारण से उन्होंने लेखक अपने मित्र सुमति को जाने से रोका। ध्यान दीजिएगा, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया बच्चों कि आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए
कि मंदिर या मठ में वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित 103 पोथियाँ पढ़ने के लिए लेखक को मिल गई थी। ठीक है, और लेखक बढ़िया एकांत में उन पोथियों को आराम से पढ़ना चाहते थे। उन पोथियों में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहते थे। इसीलिए लेखक के मित्र सुमति ने जब दूसरी बार उनसे यजमानों के पास जाने के लिए अनुमति मांगी तो लेखक ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। ठीक है, चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न पूर्ण हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ध्यान दीजिए, अपनी यात्रा के दौरान जब लेखक अपने मित्र सुमति और साथियों के साथ यात्रा करते हैं तो बहुत सब है ना, बहुत या निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे वहाँ के तिब्बती समाज, ठीक है, कुछ जगह तो सुगमता भी थी, सरलता भी थी, ठहरने के लिए उचित स्थान मिल भी जाता था, और कहीं सुमति के न होने पर लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला और एक टूटे फूटे झोपड़े पर रुकना पड़ा था। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। दूसरी कठिनाई डाणे थोंगला की 16-17 हज़ार फीट ऊंची चढ़ाई। ठीक है बच्चों, वहाँ पर चोर डकैतों का भय, ये बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं का सामना करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। लेखक का घोड़ा जब लंगकूर की यात्रा कर रहे थे तो घोड़ा भी पिछड़ गया। ठीक है, लेखक रास्ते से भी भटक गए थे। इस कारण से लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वहाँ के तिब्बती समाज का, ठीक है, ऊंची ऊंची पहाड़ों का, ठीक है, भयानक चोर डकैतों का, जान से मारने का, ठीक है, बच बच के चलने का, ध्यान दीजिए, और लेखक का घोड़ा पिछड़ जाने के कारण देर से पहुंचना आदि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। बच्चों, प्रस्तुत यात्रा यानी जो आपके सामने है, आपने जिस यात्रा को पढ़ा है, जो आपने भी यात्रा की है, जैसे कि लहासा की ओर, प्रस्तुत यात्रा मतलब आपके सामने है ना, प्रस्तुत है जो यात्रा। वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत क्या है बच्चों? एक विधा है, जैसे नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, ये विधाएँ हैं, गद्य की विधाएँ हैं। इसी प्रकार यात्रा वृत्तांत भी एक विधा है। तो जो आपके सामने यात्रा वृत्तांत है उसके आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है बच्चों, तिब्बती समाज, तिब्बत में जो रहन सहन, खान पान, भाव व्यवहार, तौर तरीके, उनके बारे में बताना है। तो बच्चों, वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि तिब्बती समाज में है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। जाति पात छुआछूत का किसी प्रकार से भेदभाव नहीं था। वहाँ का जो वातावरण, जो परिवेश है, वहाँ किसी भी घर में किसी अपरिचित व्यक्ति भी जा सकता था। वहाँ उचित तरीके से अपनी भोजन या चाय की सामग्री दे करके बनवा सकता था, अपने लिए भोजन बनवा सकता था। ध्यान दीजिए, ठीक है। जिन लोगों को वेशभूषा विचित्र दिखती थी, ऐसे लोगों को वहाँ जाने के, घर के अंदर या गृह प्रवेश करने की अनुमति जरूर नहीं मिलती थी। ठीक है, उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिलता था। बच्चों, तिब्बती समाज के अंतर्गत ध्यान दीजिए कि वहाँ डाणे थोंगला जैसे भयंकर स्थान में, भयानक स्थान पर
ठीक है। चोर डकैतों का बड़ा ही भय था वहाँ। हमारे यहाँ जिस प्रकार से मैंने बोला लाठी डंड या है ना दंड लेकर लोग घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ बंदूक पिस्तौल लेकर लोग घूमते थे। ठीक है। वहाँ की कानूनी व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ किसी भी प्रकार का कानूनी या पुलिस का प्रबंध नहीं था। वहाँ जान से मार देने पर भी वहाँ इतना पता नहीं चलता था कि किसको मार दिया गया या किसने जान से मारा। ठीक है बच्चों, चलिए 7वें प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। मैं पुस्तकों के भीतर था। ध्यान दीजिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? ध्यान दीजिए, एक वाक्य है मैं अब पुस्तकों के भीतर था। समझना, आप समझिए ठीक से अच्छे तरीके से कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। कौन कह रहा है? लेखक। कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात लेखक क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? ठीक है, जो हमने पढ़ा है अब मैं या पुस्तकों के भीतर था, इसे संबंधित इनमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उचित है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ध्यान दीजिए, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ठीक है। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। ठीक है। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र था। क्या कौन कौन से ऑप्शन है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। खा नंबर क्या है? लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग नंबर क्या है बच्चों? लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ क्या है? पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र भी छपा था। अब देखिए, मैं यह पुस्तकों के भीतर था, इसी से संबंधित जो उचित विकल्प है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, क्योंकि लेखक अब मैं पुस्तकों के भीतर था। जब लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, यानी पुस्तक पढ़ने में लेखक पूर्ण रूप से लीन हो गया, तभी तो वो क्या था? पुस्तकों के भीतर था। ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, चले बच्चों आगे ध्यान दें। आगे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 8वां प्रश्न, ध्यान दीजिए। 8वां प्रश्न, सुमति की यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग तो ध्यान दीजिए बच्चों, सुमति के यजमान अन्य परिचित लोग लगभग गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर अगर ध्यान दें, विशेषताएं कारण यह है कि सुमति के यानी सुमति लेखक के जो परम मित्र सुमति हैं, उनके व्यक्तित्व की बात की जा रही है, उनकी विशेषताओं की बात की जा रही है कि वो जहाँ जहाँ गए यात्रा के दौरान हर जगह सुमति के जान पहचान वाले मिले। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं सुमति का व्यवहार, उनका चरित्र बड़ा ही उत्तम था। हर स्थान में उनके यजमान थे। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी गए उन्हें बराबर मान सम्मान मिला, ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, है ना। इस तरह ये सिद्ध होता है कि सुमति का व्यवहार, उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व बड़ा ही उत्तम था, बड़ा ही अच्छा था। ध्यान दीजिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न? 9वां।
9वें के प्रश्न पर और ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित है, विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, यह जो प्रश्न है ये आप स्वयं विचार करिए, आपको अपना विचार देना है कि हालांकि उस वक्त मेरा वेश, यानी लेखक कह रहा है कि मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर वेशभूषा के आधार पर तय करते हैं, है ना, तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित है, ये आपको लिखना है। सिद्धार्थ ये लेखक ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारे वेशभूषा जो हैं ये, ठीक है, क्या है, हमारे आचार व्यवहार पर मिलते जुलते हैं, तय करते हैं, उचित है कि अनुचित है, ये आपको बच्चे बताना है। ठीक है, आप इसको लिखिएगा। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति शब्द क्षेत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, यानी आप वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार से भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, आपने जो पढ़ा है, जो समझा है आगे उसी में। ठीक है, भौगोलिक स्थिति वहाँ की, है ना, यानी भूमिगत प्राकृतिक भौतिक रूप से वहाँ का चित्रण करना है। वहाँ जैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ठीक है, हिमालय की चोटियाँ, हरियाली, बर्फ आदि, इस तरह आपको लिखना है। आपने किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान उन्हें अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। यदि आपने कोई यात्रा की है तो उस यात्रा के दौरान आपने जो अनुभव किया है उस यात्रा को आपको लिखना है। यही, क्योंकि वही आपकी यात्रा वृत्तांत होगी, आपकी विधा होगी। 12वां प्रश्न दीजिए। 12वां प्रश्न क्या है? यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों से अलग है? यानी आपके पाठ में आपका जो हिंदी विषय है उस हिंदी विषय के अंतर्गत आपके इसमें कौन कौन सी विधाएं हैं। ठीक है, जैसे नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आदि सारी विधाएं हैं। इन विधाओं में से क्या अंतर है? ठीक है, मतलब आपका ये जो पाठ है लहासा की ओर, ये यात्रा वृत्तांत विधा है। और आपके पाठ में जो अन्य विधाएं हैं उनमें से क्या अंतर है, किस प्रकार से अलग है ना बच्चों। इस प्रकार से लहासा की ओर पाठ का प्रश्नोत्तर पूर्ण हुआ। अगले कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।